नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए जीएस का 18वां प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इसके पहले हम 17 प्रैक्टिस सेट हल करा चुके हैं। तो जो लोग नहीं देखे हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। और पीडीएफ इसका हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की संचित निधि से धन निर्गत पर किसका नियंत्रण होता है? तो यहाँ आपका डी ऑप्शन से हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत की संचित निधि के निर्गत पर जो नियंत्रण होता है वह संसद का होता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन में संसद नहीं दिया गया है, तो डी ऑप्शन से हो जाएगा आपका उपयुक्त में से किसी नहीं। और संचित निधि से कोई भी धनराशि तब तक निर्गमित यानी कि निकाली नहीं जा सकती है जब तक कि संसद की अनुमति प्राप्त न कर ली जाए। दूसरा प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही होगा यहाँ। तो केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये आपका कटक में है, कटक उड़ीसा, ये क्या हो जाएगा तीसरा। खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय ये आपका मेरठ में है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। फिर आपका भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये भोपाल में है, तो सी का दूसरा हो जाएगा। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध केंद्र ये आपका झांसी में है, तो डी का हो जाएगा पहला। यानी कि 3 4 2 1 ऑप्शन ए यहाँ से हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो ये मध्य पूर्व यानी कि बी ऑप्शन से हो जाएगा मिडिल ईस्ट से। गोलन हाइट्स ये मध्य पूर्व में स्थित है। यह दक्षिण पश्चिम सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक एवं सामरिक महत्व है। वर्ष 1967 के युद्ध में इजराइल ने सीरिया से गोलन हाइट्स को जब्त कर लिया और 1981 में इजराइल ने इस पर पूरी तरह से जो है कब्जा कर लिया। चौथा प्रश्न है, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं? तो भूमध्य रेखा पर, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। सूर्य वर्ष में 2 बार, एक तो जो है 21 मार्च को और दूसरा 23 सितंबर को विषुवत रेखा यानी कि भूमध्य रेखा पर ये लंबवत चमकता है। और वर्ष की इन जो है 2 तिथियों को पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में दिन एवं रात की अवधि वह बराबर होती है, यानी कि 12-12 घंटे की होती है। पांचवा प्रश्न है, सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है? तो निर्वाचन आयोग के परामर्श से राष्ट्रपति, डी ऑप्शन से हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद का विनिश्चय राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श के अनुसार करता है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे किसके? तो पुष्यमित्र शुंग के, सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। महाभाष्य के लेखक जो हैं वह पतंजलि, ये शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग, इनका जो शासनकाल रहा पुष्यमित्र शुंग का 184 से लेकर के 148 ईसा पूर्व इनका जो है शासनकाल रहा था। सातवां प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो यह है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत के पंथ निरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसके अनुसार सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान प्रश्रय व प्राप्त है। 8वां प्रश्न है, उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ था? तो शाहजहां की, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी अनुवाद शाहजहां के शासनकाल में शहजादे दारा शिकोह ने सिर ए अकबर शीर्षक के तहत किया और इसमें कुल 52 उपनिषदों का अनुवाद किया गया है। दारा को उसकी सहिष्णुता एवं उदारता के लिए लेनपुल ने लघु अकबर की संज्ञा दी है। यही नहीं, शाहजहां ने भी जो है दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि प्रदान की थी। और मज्म उल बहरीन ये दारा की जो है मूल रचना है। तो पूछा जाए दारा की जो है मूल रचना क्या है, तो मज्म उल बहरीन। 9वां प्रश्न है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई कब?
तो ये बनाया गया था 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। और 10वां प्रश्न है, स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो यहाँ पे ए ऑप्शन से हो जाएगा कि वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। स्वावलंबन योजना के अंतर्गत जो है दिव्यांग व्यक्तियों के कौशल प्रशिक्षण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना की शुरुआत की गई है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य वर्ष 2022 के अंत तक 25 लाख दिव्यांगजनों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो इसमें संसदात्मक शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, हार्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं? तो इसमें सोमालिया है, इथियोपिया और जिबूती। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। हार्न ऑफ अफ्रीका या सोमाली प्रायद्वीप इसे कहा जाता है। ये पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप में सींग के आकार का तिकोना निकला हुआ भाग है। इसमें जिबूती, इथियोपिया और इरिट्रिया और सोमालिया ये 4 देश जो है सम्मिलित हैं। 13वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। ये अनुच्छेद कौन से हैं? तो यहाँ आपका सी विकल्प से हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18। अनुच्छेद 14 में आपका विधि के समक्ष समता का वर्णन है। अनुच्छेद 15 में है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद पर प्रतिषेध। अनुच्छेद 16 में है लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समता। अनुच्छेद 17 में आपका अस्पृश्यता का अंत है और अनुच्छेद 18 में है उपाधियों का अंत। 14वां प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो वह है एंडीज। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एंडीज ये दक्षिण अमेरिका की प्रमुख एवं विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई लगभग 7200 किलोमीटर है। और 15वां प्रश्न है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन बी 11। भारतीय संविधान के भाग 4 का में जो है कुल 11 मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। 16वां प्रश्न आपका, निम्नांकित में कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ आप देख सकते हैं जो है चेन्नई दिया गया है भारत का सबसे गहरा पत्तन, कोचीन प्राकृतिक पत्तन, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू पत्तन ये भारत का एकमात्र मशीनीकृत पत्तन, कांडला ज्वारी पत्तन। तो इसमें कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो ये ऑप्शन जो दिया गया है कि चेन्नई भारत का सबसे गहरा पत्तन, ये आपका सुमेलित नहीं है। भारत का सबसे गहरा पत्तन जो है वह है विशाखापत्तनम। तो और चेन्नई एक जो है कृत्रिम पत्तन है जो कि भारत के सबसे पुराने पत्तनों में से एक है। तो ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है, बाकी सभी जो है यहाँ पे सुमेलित हैं। 17वां प्रश्न है, नेट ग्रिड क्या है? तो नेट ग्रिड ये आपका एकीकृत खुफिया ग्रिड है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, जो कि विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के डेटाबेस को जोड़ता है। और इसकी परिकल्पना 2008 में मुंबई आतंकी हमलों के बाद की गई थी। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? तो यह है राज्य वित्त आयोग। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद आपका 243I के तहत जो है राज्यपाल द्वारा गठित राज्य वित्त आयोग ये राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत सुझाने के लिए उत्तरदायी है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप यूपीपीएससी और यूपी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म ऐप से जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर सकते हैं और एग्ज़ाम को आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं। अनअकैडमी पर स्कॉलरशिप टेस्ट यूपीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए फ्री में टेस्ट सीरीज जो है कराया जा रहा है और यह प्रत्येक संडे को दोपहर 1 बजे टेस्ट कराया जाता है और इसका एनालिसिस शाम को 7 बजे कराया जाता है। तो इससे जो है आप लोग ज़रूर जुड़िएगा। फिर जो है फ्री वर्सेस प्लस सब्सक्रिप्शन के फ़ायदे क्या क्या हैं, तो आप देख सकते हैं प्लस सब्सक्रिप्शन यदि आप लेते हैं तो कंप्लीट सिलेबस इसमें आपको कराया जाता है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट है, उसके बाद अनलिमिटेड पीडीएफ नोट्स हैं और रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन और बाय टॉप एजुकेटर्स के द्वारा। उसके बाद प्लस फीचर्स आप देख सकते हैं इतने सारे हैं। उसके बाद बैच कोर्सेज जो अभी अवेलेबल है अनअकैडमी पर, लक्ष्य यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट फाउंडेशन बैच कोर्स 2022 ये आपका 31 मार्च से जो है
शुरू हो गया है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। उसके बाद लक्ष्य यूपीपीएससी 2022 ये 12 मंथ का प्रीलिम्स प्लस मेंस बैच कोर्स दोनों है, ये 1 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है। तो जो लोग इस बैच से जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। इसमें आप देख सकते हैं यूपीपीएससी की टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है पूरे सिलेबस को कवर कराया जाएगा। फिर फास्ट ट्रैक रिवीजन है 60 डेज का यूपीपीएससी प्रीलिम्स जीएस के लिए, तो ये आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आपका फास्ट ट्रैक रिवीजन 60 डेज यूपीपीएससी प्रीलिम्स सीसैट के लिए ये बैच है, ये भी आपका 2 अप्रैल से शुरू हो रहा है। तो जो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं आप जुड़ सकते हैं। और अभी जो आप देख सकते हैं यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, सीपेट, लेखपाल, बीईओ और ऑप्शनल कोर्सेज के लिए जो है अनअकैडमी पर बैच अवेलेबल है। तो आप जो है जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। आप देख सकते हैं कि 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन यदि आप हमारा रेफरल कोड यूज करेंगे एग्जाम लर्नर, उसके साथ यदि तो 1260 रुपये पे करना है। उसके बाद 3 मंथ का 3150, 6 मंथ का जो है 5040 है, और 1 साल का 6300, और 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 7560 रुपये पे करना है। हमारा रेफरल कोड आप यूज जरूर कीजिएगा एग्जाम लर्नर EXAMLEARNER, जिससे आपको जो है तत्काल वहाँ पे 10% का एडिशनल डिस्काउंट जो है मिल जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है आपका एटना। तो माउंट एटना ये भूमध्य सागर के विशालतम द्वीप सिसिली के पूर्वी तट पर स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एटना का संबंध हो जाएगा सिसिली से, यानी कि ये का चौथा। विसुवियस, तो ये इटली की जो है नेपल्स की खाड़ी में स्थित ज्वालामुखी है, तो विसुवियस हो जाएगा तीसरा, इटली में बी का तीसरा हो गया। एरिबस, एरिबस ये आपका अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित ये सक्रिय ज्वालामुखी है। तो एरिबस का संबंध हो जाएगा रास द्वीप से, सी का पहला हो जाएगा। और कोटोपैक्सी, कोटोपैक्सी इक्वाडोर के एंडीज पर्वत शिखर पर स्थित ज्वालामुखी है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 4 3 1 2, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 20वां प्रश्न है हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। तो भाग 9 में है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। हमारे संविधान के भाग 9 में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है, और ये भाग 9 और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो 243 बी में जो है प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर ये पंचायतों के गठन का प्रावधान है। तो पंचायत सबसे पहला आपका ग्राम पंचायत, फिर जो है आपका ब्लॉक लेवल, फिर जिला स्तर पर। 21वां प्रश्न, आग्नेय चट्टानों के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ सी ऑप्शन से हो जाए कि वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं। आग्नेय चट्टानें ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में पिघले मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा के ठंडा एवं ठोस होने से बनती हैं। ये रवेदार होती हैं, इनमें परतें नहीं पाई जाती हैं, और ये पूरा जीवाश्म भी इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होती हैं, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की बृहद झीलों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम। तो ये एक बार जो है आपका यूपीपीएससी के एग्जाम में जो है पूछा भी गया है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ओंटारियो, ईरी, ह्यूरन, मिशिगन, उसके बाद जो है सुपीरियर झील हो जाएगा। 23वां प्रश्न है लीलावती के लेखक कौन थे। तो सी ऑप्शन से हो जाएगा भास्कराचार्य। लीलावती की रचना प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ और खगोल शास्त्री भास्कराचार्य ने की थी। यह गणित विषय का महत्वपूर्ण ग्रंथ है और संस्कृत भाषा में काव्यात्मक शैली में श्लोकबद्ध है। वस्तुतः यह लीलावती भास्कराचार्य द्वारा रचित ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि का एक भाग है। 24वां प्रश्न, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो कृष्ण प्रथम ने, बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एलोरा का कैलाश मंदिर शैलकृत स्थापत्य का ये आश्चर्य माना जाता है। द्रविड़ शैली के इस विश्व प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। 25वां प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। एक तरफ नदी दिया गया है, दूसरी तरफ बांध दिया गया है, और कोड के माध्यम से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ सही होगा। तो चलिए देखते हैं। कोलोरेडो, तो ये आपका हूबर नदी पर बनाया गया है, तो ए का हो जाएगा चौथा। दामोदर नदी पर कौन सा बांध बनाया गया है, तो पंचेत हिल बांध है, बी का हो जाएगा तीसरा। नील नदी पर असवान बांध बनाया गया है, सी का पहला हो जाएगा। जाम्बेजी नदी पर करीबा बांध है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि 4 3 1 2।
तो आप देख सकते हैं विकल्प डी जो है सही हो जाएगा। 26वां प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है? तो यह है जयपुर में, बी विकल्प सही है यहाँ। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मार्केटिंग, ये जयपुर में स्थित है। इसकी स्थापना अगस्त 1988 में भारत सरकार द्वारा की गई थी और यह कृषि मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है यह। 27वां प्रश्न है, सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से यहाँ बताना है कि कौन सा विकल्प जो है सही हो जाएगा। तो सबसे पहले दिया गया है जिब्राल्टर जल संधि, तो ये आपका अफ्रीका और यूरोप के मध्य है जिब्राल्टर जल संधि, तो ये क्या हो जाएगा तीसरा। मलक्का जल संधि ये आपका इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच है, तो बी का हो जाएगा यहाँ पे पहला। बेरिंग जल संधि एशिया और उत्तरी अमेरिका को यह अलग करता है, तो सी का हो जाएगा यहाँ पे चौथा। फिर है आपका हार्मुज जल संधि, ये फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी के मध्य है, तो डी का हो जाएगा दूसरा, यानी कि 3-1-4-2। तो 3-1-4-2 आप देख सकते हैं विकल्प सी सही हो जाएगा। 28वां प्रश्न है, बजट एक लेख पत्र है? तो यहाँ सी विकल्प सही हो जाएगा। सरकार की राजकोषीय नीति का, बजट ये सरकार की राजकोषीय नीति से संबंधित होता है और बजट ये प्रत्येक वित्तीय वर्ष यानी कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के लिए जो है राज्य सरकार की ये प्राप्तियों तथा व्ययों का जो है विवरण होता है इसमें। 29वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो जूट किस राज्य में जो है सर्वाधिक उत्पादन होता है इसका? पश्चिम बंगाल में, ए का हो जाएगा तीसरा। चाय का उत्पादन असम में होता है, तो बी का हो जाएगा पहला। रबर ये आपका केरल में होता है, सी का हो जाएगा दूसरा। और गन्ना उत्तर प्रदेश, डी का हो जाएगा चौथा, यानी कि 3-1-2-4 3-1-2-4 विकल्प ए यहाँ पे सही है। 30वां प्रश्न है, यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। तो सबसे पहले दिया गया रेल कोच फैक्ट्री, तो ये कपूरथला में है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। व्हील एवं एक्सल संयंत्र ये आपका बेंगलुरु में है, तो बी का हो जाएगा पहला। डीजल लोकोमोटिव वर्क्स ये आपका वाराणसी में है, तो सी का हो जाएगा चौथा। और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये आपका पेरम्बूर में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3-1-4-2 3-1-4-2 आप देख सकते हैं विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कील नहर किन्हें जोड़ती है? वे हैं, तो कील नहर आपका ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है, ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? तो यहाँ आप देख सकते हैं टोनकिंग की खाड़ी वियतनाम में, ये आपका सही सुमेलित है। बोथनिया की खाड़ी ये स्वीडन और फिनलैंड के मध्य है, ना कि फ्रांस में, इसलिए सुमेलित नहीं है। बैफिन की खाड़ी ये आपका कनाडा और ग्रीनलैंड के मध्य है, तो ये भी गलत है। उसके बाद कारपेंट्रिया की खाड़ी ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, तो कनाडा दिया गया, ये भी गलत हो जाएगा। डी विकल्प केवल सही है यहाँ पे। टोनकिन की खाड़ी ये वियतनाम और चीन के मध्य में है, वियतनाम और चीन के मध्य ये है, तो सही हो जाएगा डी। 33वां प्रश्न है, निम्नांकित को सुमेलित कीजिए और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। पलामू जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पलामू जी झारखंड राज्य में स्थित है, यहाँ अभ्रक का जो है भंडार है, तो ए का हो जाएगा तीसरा। हजारीबाग में जो है बॉक्साइट का भंडार है, तो बी का हो जाएगा चौथा। खेतड़ी ये आपका खेतड़ी राजस्थान में स्थित है, ये तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, सी का हो जाएगा पहला। और क्योंझर ये उड़ीसा में स्थित है और ये मैग्नीज की खदान के लिए जो है फेमस है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। 3-4-1-2 तो 3-4-1-2 आप देख सकते हैं कि विकल्प डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 34वां प्रश्न है, कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? तो ये 26 सप्ताह कर दिया गया है, बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा।
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा कामकाजी महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश की अवधि 12 सप्ताह से बढ़ा करके 26 सप्ताह कर दी गई है, जो कि मातृत्व लाभ कानून 1961 के अंतर्गत। 35वां प्रश्न है, राष्ट्रीय बागवानी परिषद बोर्ड की स्थापना हुई थी कब? तो यह हुआ था 1984 में। सी ऑप्शन से हो जाएगा यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन है, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो ये अन्य पिछड़े वर्ग से संबंधित है, यानी कि ओबीसी से। ए विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। मंडल आयोग रिपोर्ट का संबंध ओबीसी से। और मंडल कमीशन का गठन जो हुआ था वो आपका 1978 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। और वर्ष 1980 में आयोग ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी और 7 अगस्त 1990 को लागू करने का ऐलान किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह द्वारा इसे लागू करने का प्रयास किया गया और इसे वर्ष 1993 से लागू कर दिया गया। तो याद रखिएगा, मंडल आयोग रिपोर्ट किससे संबंधित है? तो अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है ये। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण क्या है? तो यह है अल्पसंख्यक समूहों का शैक्षिक और आर्थिक पिछड़ापन। भारत में सांप्रदायिकता के विकास का मुख्य कारण जो है वह अल्पसंख्यक समूहों में शैक्षिक एवं आर्थिक पिछड़ेपन का होना है, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद आधुनिक आर्थिक विकास प्रक्रिया एवं आधुनिकीकरण ने आर्थिक असंतुलन एवं विषमताओं को जन्म दिया था। 38वां प्रश्न, सिडबी की स्थापना की गई है? तो लघु स्तरीय उद्योगों को वित्त प्रदान करने के लिए। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसे सिडबी कहा जाता है, इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 को की गई थी और यह देश में लघु उद्योगों की प्रोन्नति, वित्त व्यवस्था एवं विकास के लिए प्रधान वित्तीय संस्थान है यह। 39वां क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में गैर निष्पादीय परिसंपत्तियों का अर्थ क्या है? तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा कि ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती है। भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार वाणिज्यिक बैंकों द्वारा दिया गया वह ऋण जिसकी निर्धारित भुगतान तिथि से 90 दिन तक न तो मुख्य रकम की किस्त और न ही उस पर देय ब्याज की अदायगी की जाती है, तो उसे गैर निष्पादीय परिसंपत्ति यानी कि एनपीए, जिसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कहा जाता है। 40वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? तो वो है समाजवाद। सी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे संप्रदायवाद, प्रादेशिकता तथा जातीयता की भावनाएं ये भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के समक्ष उत्पन्न प्रमुख चुनौतियां हैं, जबकि समाजवाद ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निहित है। 41वां प्रश्न है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत ये स्थापित किया गया था? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो है केंद्र में द्वैध शासन एक नए अखिल भारतीय संघ की स्थापना तथा प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त करने का प्रावधान किया गया। और जो है प्रांतों में द्वैध शासन का जो बंद किया गया था वो 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन के तहत जो है संघीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया, एक तो आरक्षित और दूसरा जो है हस्तांतरित विषय के अंतर्गत। तो यहाँ केंद्र में पूछा गया है द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया था, तो यहाँ सी विकल्प से हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। और यदि राज्यों में पूछा जाता यानी कि प्रांतों में, तो वह भारत सरकार अधिनियम 1919 हो जाता है, यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जिसे कहा गया 1919। 42वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो यह 10वीं अनुसूची। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है और यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा ये जोड़ा गया था। 43वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प सही है। तो सबसे पहले दिया गया संवैधानिक संशोधन, ये आपका किस अनुच्छेद में है, या संविधान संशोधन प्रक्रिया अनुच्छेद 368, तो ये का हो जाएगा चौथा। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है, बी का हो जाएगा तीसरा। वित्तीय आपात ये आपका अनुच्छेद 360 में है, सी का हो जाएगा पहला। अखिल भारतीय सेवाएं ये आपका अनुच्छेद 312 में है, तो डी का हो जाएगा दूसरा। यानी कि 4 3 1 2।
तो विकल्प बी यहाँ पे सही हो जाएगा। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? तो यहाँ पे सी विकल्प से हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। नियम समिति के अध्यक्ष जो थे वह थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछा जाता है प्रश्न कि नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के भी जो है अध्यक्ष रहे। प्रारूप समिति के पूछा जाता है तो BR अम्बेडकर ये अध्यक्ष थे। 45वां प्रश्न है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत का रैंक है 112वीं। बी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत को 153 देशों में 112वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान आइसलैंड को और अंतिम स्थान जो मिला है वह यमन को प्राप्त हुआ है। 46वां क्वेश्चन है, वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के लिए थीम क्या है? तो यहाँ पे ए विकल्प से हो जाएगा, सड़क सुरक्षा और जीवन सुरक्षा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47वां प्रश्न है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है वह है? तो मीथेन गैस है वह। डी विकल्प यहाँ पे सही हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा विकल्प यहाँ सही हो जाएगा। तो एक तरफ दिया गया राष्ट्रीय पार्क और दूसरी तरफ राज्य दिया गया है। तो दचिगाम राष्ट्रीय पार्क ये आपका जम्मू और कश्मीर में है, यानी कि ये क्या हो जाएगा दूसरा। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश ऑप्शन यहाँ दिया गया है, तो बी का संबंध हो जाएगा पहले से। सरिस्का ये आपका राजस्थान में है, तो सी का हो जाएगा तीसरा। उसके बाद बांदीपुर ये आपका कर्नाटक में है, तो डी का हो जाएगा चौथा, यानी कि 2 1 3 4। तो 2 1 3 4 आप देख सकते हैं, विकल्प बी सही हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है आपका कि इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक है? तो ये रेडान गैस होगा यहाँ पे। डी विकल्प सही हो जाएगा। इंडोर वायु प्रदूषण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रदूषक जो है वह रेडान गैस है। और रेडान ये आपका रेडियो एक्टिव अक्रिय गैस है, और रेडान गैस ये रेडियम से उत्सर्जित होता है और इससे जो है फेफड़े का कैंसर और रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। अंतिम प्रश्न है, भारत का सबसे पहला जैविक खेती पर आधारित राज्य कौन सा है? तो वह है सिक्किम। सी विकल्प से हो जाएगा यहाँ पे। सिक्किम भारत का सबसे पहला पूर्ण जैविक खेती पर आधारित ये राज्य है। तो दोस्तों जो है ये था आपका एडेड जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए GS का 18वां प्रैक्टिस सेट। इसके पहले जो है 17 प्रैक्टिस सेट वो अपलोड कर चुके हैं। जो लोग नहीं देखे हैं चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ से सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिलता रहे। PDF इसका टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, या फिर आप जाकर टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं एग्जाम लर्नर लिख करके, और वहाँ से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।